Hi guys, how are you? I hope you are very well. I am Paramjeet Kaur Hester Gojankins. I am a student of Gojankins Academy. So let's move my new debate. जैसे कि आज हम बात करेंगे एक वकील द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली दायर की गई है। उन्होंने रिट पिटीशन दायर की है। उसमें कहा गया है, ये जो महाशय हैं, इन व्यक्ति का क्या नाम है, ये हैं सम्यत अग्रवाल। सम्यत अग्रवाल जी एक वकील हैं। इन्होंने रिट पिटीशन दायर की है। उसमें इन्होंने कहा है कि जो हमारा पीएम केयर फंड है, ठीक है, जो कोरोना काल में स्टार्ट हुआ था, पीएम केयर फंड को स्टेट क्यों ना कह देते। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 13 सितंबर तक जवाब मांगा है और गवर्नमेंट को 13 सितंबर तक जवाब देना होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम केयर फंड्स को, जो भारत के 28 राज्य हैं, तो इसे क्या 29वां राज्य बनाने की बात की जा रही है? जी नहीं, ये उस वाले राज्य की बात नहीं है, ये इस राज्य की बात है। आइए हम बात करते हैं कौन सा राज्य है। जैसे कि हम सभी ने पॉलिटी पढ़ी है, क्योंकि हम सब एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। पॉलिटी पढ़ना हमारा सब ने पढ़ा है, ठीक है। उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 बात करते हैं स्टेट की, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो है, ये क्या है, हमारा पार्ट 3 है, मीन्स फंडामेंटल राइट है। वहीं हमारा डीपीएसपी जो है वे क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, ये क्या है, पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। दोनों के ही स्टार्टिंग में, फंडामेंटल में स्टार्टिंग आर्टिकल 12, डीपीएसपी में स्टार्टिंग आर्टिकल 36 बात करते हैं स्टेट की। इसमें स्टेट में क्या कहा गया है कि जो स्टेट है, शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, बर्थ, सेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जन्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, कुछ भी वो भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 12 एंड 36 में डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है, स्टेट शैल नॉट बी अनटचेबिलिटी, स्टेट शैल बी राइट टू लाइफ, स्टेट शैल बी दीज, स्टेट शैल बी दीज, ये कहा गया है। तो स्टेट, इन सब की डेफिनेशन से हम क्या देखते हैं कि जो स्टेट है उसका मीन्स क्या है, सरकार, ठीक है, या वह है जो सरकारी संस्था है, या जिस चीज़ में सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब क्या है, वह सब स्टेट है। चाहे वो LIC हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या जो भी हो, वो सब क्या है, हमारा कोई भी हमारी क्या हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, वो सब सरकार है, ठीक है। तो अब यही कहा जा रहा है कि जो पीएम केयर फंड है, ये भी तो गवर्नमेंट ही है, तो हम इसको स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे देते हैं। जो मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारा पीएम केयर फंड है, यह भी तो सरकारी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, क्या ये गवर्नमेंट है? हमारे जो सम्यत अग्रवाल जी हैं, इन्होंने यही कहा है कि अगर ये गवर्नमेंट है तो आप इसको एक स्टेट क्यों नहीं लागू कर देते। तो गवर्नमेंट ने जवाब में कहा, हम इसको स्टेट इसलिए लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सरकारी नियमों से नहीं बनाया गया है और ये सरकारी नहीं है। सरकार ने ये बात कही है, तो फिर ये है क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो हमारा पीएम केयर फंड है, ये तो चैरिटेबल फंड है, ठीक है। सरकार बोलती है कि ये सरकारी फंड ना होते हुए चैरिटेबल फंड है। हम मानते हैं, ओके, ये चैरिटेबल फंड है और इसके जो चेयरमैन हैं वो पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारे मेंबर हैं वे कौन हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, और ये चैरिटेबल फंड है, ठीक है। आइए अब हम आपको इसकी स्पष्टता से रूबरू कराते हैं। अगर ये है चैरिटेबल फंड है, तो देखिए, हम वेबसाइट सर्च करते हैं पीएम केयर फंड्स की, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है pmcarefund.gov.com, ठीक है। बहुत ही ध्यान देने वाली ये लाइन है। अगर हम
पीएम केयर फंड को सर्च करते हैं, उसमें लिखा हुआ आएगा रिटर्न में हमें pmcarefund.gov.com। अगर भाई साहब यह सरकारी नहीं है तो ये gov.com क्यों आ रहा है? ठीक है, अब ऐसा अगर आप कहेंगे कि नहीं हम कर लेंगे तो फिर तो सभी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, हम परमजीत कौर .gov.com लिख देंगे। ठीक है, सोचने वाली बात है ये। वहीं जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वे कोई एक ओनली बीजेपी के नेता तो नहीं हैं, वह देश के पीएम हैं, उनके ऊपर पूरे देश का बहार है। साथ में पीएम जी की फ़ोटो लगी हुई है एंड वहाँ पर क्या है, नेशनल एल्बम लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, pmcarefund.gov.com के साथ पीएम जी की फ़ोटो लगी हुई है, नेशनल एम्बलम लगा हुआ है। इन तीनों चीज़ को देखकर ही जो हमारे सम्मित अग्रवाल जी हैं, इन्होंने क्या किया, इसका मुद्दा बना लिया और इसको हाई कोर्ट में दायर कर दी एक रिट पिटीशन। और जो इसमें प्ली दायर की है उसमें क्या कहा गया है, प्ली टू डिक्लेयर पीएम केयर फंड ए स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स संविधान के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है उसमें हम जो पीएम केयर फंड है उसको राज्य घोषित क्यों नहीं कर देते, क्योंकि जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं वो तो पूरी स्टेट वाली ले रहे हैं। जो पीएम केयर फंड है वो जो फैसिलिटी ले रहा है वो तो पूरी स्टेट फैसिलिटी ले रहा है, बट उसको हमने स्टेट लागू कर ही नहीं रखा। पॉइंट है ना ये सोचने वाला एक। अब हम बात थोड़े से पास्ट की करते हैं, जैसे कि जो हमारे नेहरू जी के टाइम में फ़ंड बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी हमारे पीएम रह चुके हैं, उनके टाइम जो फ़ंड बनाया गया था वह था हमारा NRF, मीन्स नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था, रिलीफ फंड। उसका काम क्या था, जो पार्टीशन के वक्त जो लोग पार्टीशन से पीड़ित व्यक्ति थे उनके रख रखाव या बचाव के लिए इस फंड को बनाया गया था। वहीं जो पीएम केयर फंड बनाया गया है यह कोरोना से बचाव के लिए बनाया गया है। लेकिन जो नेहरू जी के टाइम जो फंड बनाया गया था NRF, उसके टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू नहीं हुआ था, इसलिए उसको स्टेट का दर्जा देने की जो बात पर इतनी चर्चाएं नहीं हुई हैं, इतनी बहस नहीं हुई है। बट जो हमारे ऑनरेबल पीएम जी हैं इनके टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशनल लागू है और इसलिए यह बात उठी और ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। अब जो ये बात हाई कोर्ट में गई है ये कुछ नए तरीके से गई है, इस बात को बहुत ही लॉजिकल तरीके से इस बात को हाई कोर्ट में पहुंचाया गया है हमारे सम्मित अग्रवाल जी द्वारा। उन्होंने कहा गया है कि नेशनल एम्बलम और .gov और पीएम की फ़ोटो, इन सभी तीनों को उन्होंने इशू बनाया है और पहुँच गए कहाँ, हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है, तो कौन से सितंबर बताया था हमने आपको, 13 सितंबर तो जवाब देंगी गवर्नमेंट। तो हम आपको 30 सितंबर या फिर 15 सितंबर को फिर मिलेंगे कि जवाब में क्या बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो बात जाने वाली है कौन से जस्टिस की बेंच के सामने जाने वाली है, तो ये DN पटेल और ज्योति सिंह की बेंच रहेगी, उनके सामने ये फैसला आएगा। और लोग ये जानकारी भी मांग रहे हैं कि जो पीएम केयर फंड्स है इसको हम क्या पब्लिक अथॉरिटी भी डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो RTI के तहत भी हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका एक थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है, क्यों ये इतना मीन्स क्यों उठा, ये मुद्दा उठा क्यों RTI के लिए, क्योंकि जो केयर फंड है, पीएम केयर जो फंड है, गवर्नमेंट इसे अपना नहीं बता रही है, तो जो केग है, CAG जो है इसको ऑडिट नहीं कर पाएगा। ऑडिट मीन्स CAG नहीं बता पाएगा कि जो पीएम केयर फंड्स है उसका पैसा कहाँ कितना क्यों खर्च हो रहा है, इसको ऑडिट नहीं कर पाएगा, हम इसको ऑडिट कहते हैं। ठीक है, तो सरकार ने पैसा कहाँ खर्च किया है ये नहीं बता पाएगा, इसलिए भी यह सवाल उठा है और इसलिए इसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए भी कह रहे हैं, ताकि हम RTI के तहत अपनी बात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये टॉपिक, हॉट टॉपिक है और इसका जवाब भी 13 सितंबर को आने वाला है। फिर हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।